तो हम लोग आज पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, महाविद्रोह, महा स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 7। ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों है? बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में एक सवाल और मेंस में 8 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना होती है। कभी कभी बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमारे बिहार के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसमें आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है। क्या कह रहा है? 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश शासन ने उत्तरी भारत में शक्ति एवं सत्ता हासिल करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। ठीक है। 1757 में क्या बैटल ऑफ प्लासी होता है? बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद आप देखेंगे बिहार और, ठीक है, बंगाल के सारे इलाकों में, ठीक है, इनको मतलब क्या होता है, राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मतलब ब्रिटिश को प्राप्त हो जाता है। नहीं, 1757 के पश्चात औपनिवेशिक शासन के द्वारा अपनाई गई नीतियों और उसके स्वरूप के विरुद्ध असंतोष के रूप में 1857 का प्रथम बड़ा एवं व्यापक विद्रोह हुआ। ठीक है। तो 1757 के पश्चात औपनिवेशिक नीति के द्वारा जिस नीति का अनुसरण किया गया औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, उसी के मतलब परिणाम स्वरूप 1857 का प्रथम एवं बड़ा विद्रोह आपको देखने को मिला, जिसके पश्चात भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में परिवर्तन किए गए। ठीक है। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियां, आर्थिक शोषण और विभिन्न वर्षों में प्रशासनिक नवोन्मेषों से भारतीय राज्यों के शासकों, सिपाहियों, जमींदार, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, पंडित, मौलवी इत्यादि की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तो ब्रिटिश सरकार की जो नीति जो थी, कौन सी नीति थी? विस्तारवादी नीति थी। ठीक है। अगर एग्जाम में प्रश्न कैसे लिखेंगे? 1857 के विद्रोह के कारण क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले कि ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति। अगर पूछेगा कौन कौन से लोग प्रभावित हुए, ठीक है, दूसरा कारण होगा आर्थिक शोषण हो जाएगा। प्रशासनिक नवोन्मेष मतलब नए नए प्रशासनिक प्रयोग करना। भारतीय राज्यों के शासक, सिपाही, अब देख, जमींदार वर्ग, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, पंडित, मौलवी सब प्रभावित हुए। आप बोलोगे सर मतलब भारतीय शासक कैसे प्रभावित हुए? तो उनके साथ बहुत तरह की संधियां वगैरह जो की गई, डलहौजी के द्वारा जो संधि जो थी, राज्य विस्तार नीति के वाली संधि, राज्य विलय की नीति जो थी, उनसे पहले सहायक संधि जो थी, उनके राज्यों को मतलब क्या किया गया? अधीन कर लिया गया। और जब राज्यों को, जब ब्रिटिश शासकों के द्वारा, जब भारतीय शासकों के जब राज्यों को जब अधीन जब किया जाता था, तो वहां के लोग बहुत अधिकतर प्रभावित होते थे। पहली बात, अपने जनता के लिए राजा जो होते थे पूजनीय होते थे, और जनता जो होते थे अपने राजा के अधीन काम भी करते थे। जब ब्रिटिश सरकार जब उनके राज्य को जब अधिग्रहण करती थी, तो लोग बेरोजगार हो जाते थे। तो इसलिए कभी कभी जनता के, राजा के जनता के द्वारा ही मतलब विरोध किया गया, विद्रोह किया गया। ठीक है। सिपाही भी प्रभावित हुए। सिपाही में जो था ऊंचा पद उनको दिया ही नहीं जाता था। जमींदार प्रभावित हुए, उनकी जमीनों को ले लिया गया। किसान पे नए नए नीति लागू करना। व्यापारी वर्ग प्रभावित हुए, बहुत अधिक मतलब क्या था, रेवेन्यू कर बहुत ज्यादा था उनके ऊपर। शिल्पकार, भारतीय बहुत पुराने शिल्पकार जो थे पूरी तरीके से समाप्त हो गया। पंडित प्रभावित हुए, उनके राइट छीन लिए गए। मंदिरों को दी जाने वाली भूमि जो थी, मस्जिदों को दी जाने वाली भूमि जो थी, उनसे वापस ले लिया गया। इस तरीके से काफी अधिक जो थे समाज के लगभग हर वर्ग जो था प्रभावित हुआ। यह विद्रोह कोई एक दिन में, कोई भी विद्रोह की बात करेंगे, रेवलियन जो था कोई एक दिन में तैयार नहीं होता, धीमे धीमे गति से प्रारंभ होता है। यह भी विद्रोह जो था धीमी गति से आगे बढ़ा, धीमी गति से बढ़ता असंतोष 1857 में हिंसक तूफान के रूप में भड़का, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। जब 1757 का, जिस समय क्रांति, 1757 का जब प्लासी की लड़ाई होता है, तो उस समय एक पंडित जो था, ठीक है, एक पंडित कह लीजिए, फिर उसने एक मतलब एक भविष्यवाणी की थी, से आज से ठीक 100 वर्ष के बाद कंपनी शासन समाप्त हो जाएगी। और ठीक 1757 से ठीक 100 वर्ष के बाद कंपनी शासन वाकई में मतलब क्या हो गई, समाप्त हो गई। मतलब उसकी भविष्यवाणी मतलब सत्य साबित हुई। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, वाकई में उसने भविष्यवाणी ऐसा किया था, इतिहासकार भी लिखते हैं। ठीक है। और 1757 में कैसी क्रांति थी? हिंसक क्रांति थी, क्योंकि तूफान जो भड़का, जो हिंसा के रूप में भड़का, और जिसने ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिला दी। हालांकि 1757 से 1857 की अवधि शांतिपूर्ण एवं कठिनाई युक्त नहीं था। इस दौरान धार्मिक, राजनीतिक हिंसा, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह एवं दंगे तथा असैन्य नागरिक विद्रोह के रूप में छोट छिटपुट लोकप्रिय विद्रोह की श्रृंखला ने कार्य किया। आप बोलोगे सर 1757 से 1857 के बीच में धीरे धीरे विद्रोह का उत्पन्न हुआ, वो बात तो ठीक है। तो क्या ये ऐसा है कि पूरी तरीके से शांति का साल था ये 100 वर्ष? नहीं, तो ये साल जो था वो आपको शांति का साल नहीं था। ये 100 वर्ष जो थे, इसमें बहुत सारे आपको, ठीक है, विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आदिवासी विद्रोह या फिर जनजाति विद्रोह कह लीजिए, किसान विद्रोह कह लीजिए, या फिर दंगे भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सैन्य या फिर असैन्य नागरिक विद्रोह के रूप में छिटपुट लोकप्रिय विद्रोह आपको देखने को मिलता है।
आदिवासी अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त नीतियों से असंतुष्ट एवं नाराज थे, जिसने उनके संयुक्त स्वामित्व परंपरा के विरुद्ध जाकर सामाजिक ताने बानों को छिन्न भिन्न कर दिया। अब समाज के लोग, जैसे मान लीजिए मुंडा विद्रोह हुआ, या फिर बिहार में जो हुआ संथाल विद्रोह हुआ। अब संथालों में, मुंडाओं में जो थी सामाजिक एक व्यवस्था थी, जो कि मतलब समाज के सभी लोग मिलके, ठीक है, खेती करते थे। जैसे कि मुंडाओं में एक व्यवस्था, खुटकुटी व्यवस्था थी, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। और जमीन का अधिकार जो था, सो जमींदारों को दे दिया गया, ठीक है, जमीन के अधिकार ब्रिटिश के द्वारा जमींदारों को दे दिया गया। अब यहाँ पे मुंडा या फिर संथाल लोग जो तो समझ नहीं पाते से, भाई बरसों से हमारे बाप दादा खेती करते आ रहे हैं, ये जमींदार वर्ग कौन आ गए जो हमसे पैसा मांग रहे हैं। ये लोग क्या करते थे, अफीम का उत्पादन करते थे अपने खाने के लिए, छोटे मोटे स्तर पर अफीम का उत्पादन करते थे। अब इनके ऊपर अफीम के उत्पादन का मतलब बंद करवा दिया गया, क्योंकि आप नए अफीम का जो कानून के हिसाब से अफीम का उत्पादन सरकार करवा सकती है, उसके लिए मेरा टेंडर लेना पड़ता था। ये मुंडा वगैरह जो थे, जनजाति समुदाय, जो शराब बनाते थे, ठीक है, जिनको ये लोग शराब को क्या बोला जाए, देसी शराब जो ये लोग बनाते थे, उनके ऊपर मतलब 25 पैसा का कर लगा दिया गया। तो शराब बनाने के लिए वो लोग देसी शराब जो बनाते थे, महुआ जिसको बोलते हैं, उनको वो लोग अपने सेवन के लिए बनाते थे, पीने के लिए बनाते थे। अब उनको पीने के ऊपर कर लगा दिया गया। तो इनसे मतलब उन लोगों ने समझा से, भाई साहब ये कौन नया लोग आ गया जो हमारे स्वातित्व को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। इन्हीं सब धीरे धीरे इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है, क्या हुआ, एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, जो कि संथाल में थी, मुंडा में थी, जो कि इसी के 55-56 के आसपास ही आपको ये सारे के सारे विद्रोह आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मुंडा वाला तो बाद में था, ठीक है, हालांकि एक पहले भी हो चुका था, मुंडा लोग पहले भी विद्रोह किए थे। हालांकि जो बिरसा मुंडा वाला तो 1895 और 1900 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन संथाल विद्रोह जो था 1857 की क्रांति से पहले, ठीक ऐसा विद्रोह था, जब 60,000 संथालों ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब नींव हिला दिया, ठीक है, जिसमें से 10,000 संथाल जो थे मारा गया, ठीक है, 10,000 संथाल मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश को लगा, और उसने बोला संथाल परगना क्षेत्र घोषित किया, जहां पे संथालों की जमीन को खरीद बिक्री का अधिकार, ठीक है, सरकार छीन लिया, जो कि संथाल आपस में कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं कर सकता था, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, तो संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। तो 60,000 संथालों का विद्रोह बहुत ही मतलब क्या था, व्यापक विद्रोह था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ती हुई राजस्व मांग को, यहाँ तक कि अकाल के वर्षों में भी क्रोध को जन्म दिया। जब अकाल हो जाता था तो भी राजस्व की मांग की जाती थी। कई बार स्थानीय महाजनों के विरुद्ध आंदोलन, कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह बन गया। कई बार स्थानीय महाजनों के विरुद्ध, अब स्थानीय महाजन जो थे वो जंगल में प्रवेश कर गए। और जंगल में जब प्रवेश कर गए तो स्थानीय महाजन भी जंगल में प्रवेश किए। जब ब्रिटिश जहां भी जाते थे तो वहां पे अपने साथ महाजन को लेके जाते थे, जमींदार को लेके जाते थे। तो जमींदार वर्ग के लोग क्या करते थे, जितने भी आदिवासी समूह के जो भूमि जो थे, उनपे सब पे कब्जा कर लेते थे। उनके जमीन के अधिकार को छीन के जंगल में जाना उनको रोक दिया। अब महाजन जो क्या होते थे, महाजन जो थे उच्च मतलब दर पे मतलब क्या करते थे, इनको खेती करने के लिए क्या देते थे, पैसे देते थे। और उसको बहुत ही मनमानी तरीके से वो क्या करते थे, वसूलते थे। तो इसको लेकर मतलब दिक्कत हुई। जैसा कि महाजनों को पुलिस का समर्थन प्राप्त था। अब पुलिस और मतलब सरकार का समर्थन किसे प्राप्त था, महाजनों को प्राप्त था। तो आदिवासियों ने एक शब्द का प्रयोग किया, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, डीकू। डीकू का मतलब जो होता है तंग करने वाले लोग, ठीक है, मतलब बाहरी लोग जो थे, आदिवासी को क्या करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे। इनके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है, डीकू शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। उनके धर्म एवं परंपरागत प्रथाओं में अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप से भी रोष में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह भर के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बेहद शुरुआती दिनों में उसके विरुद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से विद्रोह हुए। कुछ आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात भी जारी रहे। दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व पश्चिम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिन्हें कंपनी की बर्बरता पूर्वक कुचल दिया। पिछले अध्याय मतलब चैप्टर 6 में इन विद्रोहों का वर्णन किया गया है, जिसको प्रीलिम्स के प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई साहब, संथाल विद्रोह में 60,000 संथालों ने विद्रोह किया। मेजर बारो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित भी किया। पूछा जाता है तो संथालों ने किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को पराजित किया, तो मेजर बारो के नेतृत्व में, ठीक है। महेशलाल नामक अत्याचारी दरोगा की हत्या तक कर दी, ठीक है। 10,000 संथाल मारे गए, जो कि बहुत बड़ी बात थी, 10,000 संथालों का मरना, ठीक है। बहुत ही क्या बोलते हैं, अत्याचार तरीके से मतलब इनके विद्रोह को मतलब समाप्त किया गया, ठीक है। बोला जाता है उस समय बंगाल का लगभग 10% पुलिस को बुला लिया गया था, जो कि सेना को बुलाया गया, जो कि संथाल विद्रोह को शांत कर सके। इतना व्यापक विद्रोह था। इन्हीं सब कारणों से जनजातीय विद्रोह हो गया। समाज के हर वर्ग जो थे अंग्रेज को नीति से मतलब ब्रिटिश नीति से कुपित हो चुके थे। और इसी को देखते हुए 1857 का विद्रोह जो बना, इसके मुख्य कारण क्या थे, इनके कारण को आप लोग लिख सकते एग्जाम में, सब बता अब मुख्य कारण क्या क्या है।
तो 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। कैसा विद्रोह था ये? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ, परंतु कुछ समय पश्चात इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत में ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। आप बोलोगे सर इसने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया 1857 के विद्रोह ने? तो इसने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया। दैट्स द बिग पॉइंट, ठीक है। कंपनी शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अन्य प्रमुख अगर बात करेंगे तो अन्य प्रमुख एवं पहले के विद्रोह की तरह 1857 के विद्रोह ने विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सैनिक तथा सामाजिक कारण थे। और जब भी किसी विद्रोह को आप दिखाएंगे तो उसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं, उसके आर्थिक कारण हो सकते हैं, उनके धार्मिक कारण हो सकते हैं, उनके सैनिक कारण हो सकते हैं तथा सामाजिक कारण। सैनिक कारण कुछ नहीं होता, सैन्य कारण इसको लिखना ज्यादा उचित होगा, ठीक है। ये सारे के सारे कारण थे। अब बोलोगे सर आर्थिक कारण क्या था? जब भी 1857 के विद्रोह के दर्शाने की कोशिश करेंगे तो पहला फैक्ट आप आर्थिक कारण को लिखोगे। आर्थिक कारण ज्यादा नहीं, कुछ पॉइंट को आप आर्थिक कारण में लिखोगे। क्या था आर्थिक कारण? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। तो बिल्कुल सच्चाई था, वर्षों पुराने भारत का जो था, ठीक है, सूत आय, मतलब क्या बोलते हैं उनको, कॉटन इंडस्ट्री से लेकर जितने भी मतलब छोटे मोटे उद्योग जो थे, ठीक है, सब मतलब समाप्त हो गया ब्रिटिश नीति की वजह से। तथा श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराकर उन्हें कम पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया गया। और जो श्रमिक जो थे, जो अपने काम में जो लगे हुए थे, अपने काम करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। तो ब्रिटिश जो थे उनसे काम भी करवाते थे, बलपूर्वक करवाते थे, अधिक समय तक काम करवाते थे, और साथ में उनको कम पारिश्रमिक देते थे, मतलब पैसे उनको बहुत कम देते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त अकाल और बाढ़ की स्थिति में भारतीयों की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की जाती थी। अकाल भी हो जाती थी, बाढ़ भी आ जाता था, फसल उनका खराब हो जाता था, फिर भी उनसे राजस्व को वसूला जाता था और उनको अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब देखेंगे 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली, ठीक है। 1813 में मुक्त व्यापार की नीति आती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, चीन एवं चाय को छोड़कर, ठीक है। तो 1813 में इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट दी गई। अब यहाँ पे पहले तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में आयात करता था, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आयात कर सकता था। परंपरागत तकनीक से बनी हुई भारतीय वस्तु इसके सामने टिक नहीं सकी और भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार में अल्पनीय क्षति हुई, ठीक है। अब परंपरागत तरीके से भारतीय हस्तशिल्प, ठीक है, से बना हुआ जो भी मतलब सामान वगैरह होता है वो इनके सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि उनको बनने में वक्त लगता था, समय अधिक लगने की वजह से, मेहनत अधिक लगने की वजह से ब्रिटिश सामान की तुलना महंगी भी होती थी, तो वो टिक नहीं पाए और इस तरीके से पूरी तरीके से भारतीय हस्तशिल्प व्यापार जो था पूरी तरीके से समाप्त हो गई, ठीक है। भारतीय व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को ब्रिटिश शासन द्वारा जानबूझकर बर्बाद किया गया, जिन्होंने भारत में बनी चीजों पर उच्च करारों पर प्रशुल्क लगाया, ठीक है। भारत में बनी जो चीज जो थी उनके ऊपर कर अधिक लगा दिया गया। अब 5 रुपया के सामान पर 4 रुपया टैक्स लगा, उसे 9 रुपया कम कीमत कर दिया गया। और उसी समय अगर ब्रिटेन से जो वस्तु जी भारत में आती है उन पे टैक्स को कम कर दिया। तो इनसे मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, टैक्स से कम किया या फिर उसको आयात फ्री कर दिया, ठीक है। मतलब भारत में आयात करने के लिए किसी प्रकार की कर की आवश्यकता नहीं थी। इनसे क्या हो गया? वो सस्ता हो गया, अब भारतीय सामान बहुत अधिक महंगा हो गया। अब मान लीजिए आप जाइएगा, जैसे भारत में आपने देखा होगा तो मोबाइल इंडस्ट्री भारत में क्यों बर्बाद हो गया? भारतीय मोबाइल क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि भारतीय मोबाइल महंगी होती थी, फीचर कम होता था। उसी समय चाइनीज मोबाइल ने क्रांति लेकर आया, सस्ती होती थी, अधिक फीचर्स होता था, और धीरे धीरे क्वालिटी को भी उसने सुधार लिया। इसलिए देखिए भारतीय बाजार पर पूरी तरह से चाइनीज मोबाइल का धीरे धीरे कब्जा हो गया। अब भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री कहाँ चली गई? गायब हो गया। उसी तरह से जब ब्रिटेन से जब जो सामान जो आती थी तो उन पर न के बराबर कर होता था या फिर मतलब होता ही नहीं था, ठीक है। भारतीय सामान पर बहुत अधिक कर लगाया जाता था। उसी समय ब्रिटेन से बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाकर उन्हें भारत में आयात करके प्रोत्साहित किया गया। 19वीं शताब्दी तक मध्य तक भारत में कपास एवं सिल्क के कपड़ों का निर्यात वस्तुतः समाप्त हो चुका था। जबकि कपास की बात करेंगे, कॉटन इंडस्ट्री और सिल्क के लिए भारत जाना जाता था, ठीक है। उस समय भारत की जो सिल्क की बात करेंगे तो मुख्यतः ढाका का सिल्क, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिल्क की बात करेंगे, ढाका, बांग्लादेश की तरफ से सिल्क मतलब ढाका हो गया, या फिर कपास की बात करेंगे तो इससे मतलब काफी मतलब बढ़िया, मतलब हमारे विदेशों में काफी अधिक मांग थी, ठीक है। भारत के अलावा भी बाहर में भी इनकी मांग खूब थी, लेकिन जब ब्रिटिश नीति की वजह से पूरी तरह से समाप्त हो गया।
मुक्त व्यापार में ब्रिटेन में आने वाली मशीन निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध रचनात्मक करों को लगाने से इनकार ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब ब्रिटेन में मतलब क्या हुआ, शुरू हुआ था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से मतलब सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना, से मतलब क्या हुआ, सामान क्या हो गया, बहुत अधिक मतलब सस्ता हो गया, जल्दी बनता था, सस्ता बनता था। अब भारतीय सामान तो क्या हाथों से बना, हस्तशिल्प से बनाया जाता था। तो इसके वजह से मतलब क्या हुआ, भारतीय इंडस्ट्री बहुत अधिक तक मतलब प्रभावित हुई, मतलब समाप्त ही हो गई। और उसके बाद देखेंगे 1853 में क्या होता है, रेल आता है। तो रेल ने मतलब क्या किया, गांव गांव तक मतलब रास्ते खोल दिए। ठीक है, तो रेल के मतलब गांव गांव और दूर दराज तक पहुंचने की वजह से भी बहुत अधिक तक भारतीय इंडस्ट्री बहुत अधिक तक प्रभावित हुआ। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्यम भी नष्ट हो गए। ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्री भी जो थे समाप्त हो गए। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांव तक पहुंच दे दी। शारीरिक क्षति कपड़ा उद्योग, कपास और रेशम को हुई। ठीक है, ध्यान में रखिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर और उनकी अनेक रुकावटों के चलते भारतीय निर्यात समाप्त हो गया। पारंपरिक उद्योग नष्ट होने के कारण के साथ साथ आधुनिक उद्योगों का विकास न होने के कारण ये स्थिति अधिक विषम हो गई। मगर पहले के उद्योग जो थे, पारंपरिक उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग थे, वो तो समाप्त तो हुआ ही। तो उसके जगह पे आधुनिक उद्योग आना चाहिए, वो भी नहीं आ पाया। इस वजह से आप देखोगे से इससे स्थिति क्या हो गई, और भी अधिक विकट हो गई। ठीक है, कंपनी ने खेती सुधार पर बेहद कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में प्रयोग होता था। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो भूमि हस्तांतरण को वैध कर दिया। अब भूमि जो था किन्हें मिल गई, जमींदारों को मिल गई। और जो किसान की जो भूमि जो थी उनसे भी उनको क्या धोना पड़ा, हाथ धोना पड़ा। निम्न वर्गीय कृषकों तथा मजदूरों की स्थिति तो दयनीय थी ही, राजा और नवाबों तक की वार्षिक स्थिति बदहाल हो गई। ठीक है, जो राजा जो थे, नवाब जो थे, उनकी भी वार्षिक स्थिति बहुत अधिक तक मतलब बदहाल हो गई। भारत से प्राप्त खनिज संसाधन और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेजों ने अपने उद्योग धंधों को विकास को चरम पे पहुंचा दिया। अब भारत में क्या होता था, संसाधन संसाधन से परिपूर्ण था भारत, और साथ में इनको सस्ता श्रम मिल गया। ठीक है, जबरन श्रम करवाते थे। तो इस वजह से भी आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश की बात करेंगे तो उनका जो व्यवस्था जो था काफी अधिक फला फूला, भारतीय पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जबकि दूसरी ओर भारत में किसी नए उद्योग की स्थापना की बात तो दूर, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को भी समाप्त कर दिया गया। इससे भारत के प्रत्येक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है। वे व्यापक विद्रोह के मतलब क्या बन गए, सूत्रधार बन गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों का क्यों प्रवेश हुआ, तो ध्यान में, संसाधन की खोज में वो पहुंचे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब उसके लिए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। तो संसाधन को इन्होंने मतलब खुला क्षेत्र में जब इनको मिलना जब बंद हो गया, मतलब कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, तो आप संसाधन का क्षरण कब कीजिएगा, एक लिमिट समय के बाद। और जब समतल भूमि से जब संसाधन जब समाप्त हो गया तो ये लोग जंगल की ओर गए। और जंगल की ओर गए तो जंगल में कौन रहते, आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। तो आदिवासियों से भी इनका मतलब क्या हुआ, टकराव का स्थिति हुआ। तो इस क्रम में आप देखेंगे भारत में बहुत सारा आदिवासी मूवमेंट भी होता है, जो कि चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना था। ठीक है, इस सारे के सारे कारण जो थे आर्थिक कारण थे। अब चाहे तो आराम से आर्थिक कारण के टॉपिक में 5-10 पॉइंट को आराम से मेंस के प्रश्न अगर आए तो इनसे टॉपिक को छाट छाट के लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण में एक महत्वपूर्ण कारण था। अब क्या था राजनीतिक कारण में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रभारी नियंत्रण, सहायक संधि और व्यक्तिगत सिद्धांत जैसी नीतियों ने जन जन असंतोष का विप्लव को बढ़ा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभावी नियंत्रण, फिर सहायक संधि। किसके द्वारा शुरू किया गया भारत में सहायक संधि, बेलेजली। वेलेजली ने शुरू किया। उसका व्यपगत का सिद्धांत लेकर आया। ये सारी की सारी बहुत ही मतलब क्या थी, खराब चीजें थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे क्या, तो इसी सहायक संधि और व्यपगत के सिद्धांत से मुख्यतः जहां पे ऊपर में आप देखिए किसान वर्ग, जमींदार किसान वर्ग, ठीक है, कृषक मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग प्रभावित हो, यहाँ से सीधे सीधे राजा मतलब प्रभावित होना शुरू होंगे। ठीक है, और राजा जब प्रभावित होंगे, राजा से जुड़ा तो जनता भी थे, क्योंकि राजा के सेना में काम करने वाले कौन थे, साधारण जनता के लोग ही सैनिक थे। प्रशासन में भाग लेने भी जनता ही थे। ये सब भी क्या होगा, सहायक संधि और व्यक्तिगत सिद्धांत की वजह से वो लोग मतलब क्या हो, बेरोजगार हो जाए। क्योंकि सहायक संधि में क्या था, ब्रिटिश सेना रहती थी, तो पहले से जो सेना वो तो सबको हटा दिया ना। इस वजह से वो लोग भी क्या हुए, इनडायरेक्टली रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस प्रकार इस प्रणाली ने
भारत में अंग्रेजी प्रशासन के प्रसार में विशेष भूमिका निभाई, उन्हें भारत का विस्तृत क्षेत्र हाथ लगा, इस कारण भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। तो जब आप लिखोगे 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण, तो सबसे पहले आप बताना उसमें सहायक संधि और व्यापक सिद्धांत, ठीक है। और इस पॉइंट को किसके द्वारा शुरू किया गया और इसमें क्या था, उसको आप ज्यादा नहीं, तीन तीन चार चार पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है, ध्यान में रखें। अगर वो 8 नंबर का प्रश्न है तो बस ध्यान में लिखिएगा इसका मतलब, ठीक है। राजनीतिक कारण में सबसे प्रमुख कारण सहायक संधि और व्यापक का सिद्धांत है। सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा मतलब शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाना, ठीक है। इसके इसके माध्यम से भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्रता खो दिया, जिसकी वजह से एक राजनीतिक मतभेद उत्पन्न हुआ, जो कि 1857 के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ठीक है। अब चलेंगे डलहौजी। गवर्नर जनरल डलहौजी के शासन के काल में भारत में कुछ प्रमुख देशी रियासत झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, बघाट, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन राजाओं के मतलब कोई पुत्र नहीं थे। यहाँ पे जो पुत्र की गोद लेने की व्यवस्था जो थी, ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों तौर पे मान्य थी। सामाजिक व्यवस्था भी थी, पुत्र को गोद लिया जा सकता था। अब ब्रिटिश ने भी शुरू में मतलब पुत्र के गोद लेने की व्यवस्था का मतलब क्या किया, जैनुन माना था, लेकिन बाद में डलहौजी ने उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। झांसी को 1853 में, महत्वपूर्ण है, कुछ कुछ राज्यों को याद रखिए कब उनको मिलाया गया। इनके पास कोई पुत्र नहीं था, जब पुत्र के नहीं होने पे, संतान की न होने पे गोद लेने का जो प्रथा जो था, उनको इन लोगों ने वैलिड नहीं माना। ब्रिटिश ने मतलब उनको लेजिमिनेट नहीं किया। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रावधानों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए राज्य अपने मनोनुकूल किसी बच्चों को गोद ले सकते थे, शुरू से चली आ रही परंपरा थी। परंतु डलहौजी ने गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित करके उन देशी रियासतों को कंपनी के शासनाधिकार में ले लिया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नई नीति से सभी राजा असंतुष्ट थे और किसी ऐसे अवसर की तलाश में थे जब पुनः अंग्रेजों के दबाकर अपनी रियासत पे अधिकार जमा सके। अभी तक भारत में ये सारे नीति को बना रहा है, लेकिन ब्रिटिश अभी तक लेजिमेट शासन नहीं है। ये ब्रिटिश जो भारत में ये सारे चीजों को कर रहा है, आप कानूनी तौर पर देखेंगे तो अभी भी मतलब क्या है, अभी भारत का शासक कौन है, मुगल बादशाह ही है। दिल्ली पे जो बैठा है वो भारत का शासन है। मुगल बादशाह के पद को 1857 की क्रांति के बाद समाप्त किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश इन नीतियों का पालन कर रहा है, इस नीति का पालन कर रहा था दूसरा राज्य, मानने के लिए तैयार नहीं, उसे थोपा जा रहा है उनकी नीति को, ठीक है ना। अब चलेंगे यहाँ पे प्रशासनिकरण की बात करेंगे। तो कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार था, विशेष रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का मुख्य कारण था। दरअसल कई इतिहासकारों का मत है कि आज हम जो भ्रष्टाचार भारत में देखते हैं वह कंपनी शासन की देन है। साथ ही भारतीयों की नजर में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन का था, ठीक है। और सारे के सारे करप्ट थे। व्यापार की बात करेंगे तो कंपनी को व्यापारी अधिकार जो मिला हुआ था, तो साथ में तो कंपनी को करने को मिला था ना, साथ में पैरेलल में अपना व्यापार भी चलाते थे ये लोग। सारे के सारे कर्मचारी जो थे भ्रष्ट थे, ठीक है। कंपनी जानते हैं हमेशा लॉस में रहती थी। जब इसे क्वेश्चन किया जाता था पार्लियामेंट में, तो कंपनी हमेशा अपने आप को लॉस में दर्शाती थी कि हम लॉस में ही चल रहे हैं। रीजन क्या है कि एक से एक मतलब, जैसे वारेन हेस्टिंग से जिस समय आया था, तो उस समय जब हेस्टिंग जब यहाँ से गया तो उस समय भारत का सबसे बड़ा जमींदार बन गया था। कईयक 100 एकड़ जमीन थे उसके पास। मतलब जिस जहाज से जो उसने सामान को भर कर जब यहाँ से ले गया ना, वो जहाज मतलब डगमाडोल हो रही थी, इतने अधिक संपत्ति को यहाँ से वो लेकर गया था। अब बजाप्ते सिंह जब उसके ऊपर बर्क ने जब हेस्टिंग्स के ऊपर जब मुकदमा चलाया, ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर, तो उसने बजाप्ते कहा जाता है उसको कभी मतलब उसके ऊपर साबित ही नहीं हो पाया। उसने मतलब कुछ लोग जो थे उसको खरीद लिया। और हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे तो उसने पूरे एक सीट को खरीद लिया था, वहां पे जाके संसद बन गया वो बाद में। इतने करप्ट ऑफिसर्स होते थे इनके। तो ये जो था क्या था, प्रशासनिकरण, जो कि मतलब कंपनी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधिकारी भ्रष्ट थे, पुलिस भ्रष्ट थे, तथा निम्न से लेकर निम्न निम्न अधिकारी एवं जो न्यायालय जो थे, अदालत जो थे, वो भी मतलब भ्रष्ट का सेंटर था। और सामाजिक धार्मिक कारण की बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था। और सामाजिक धार्मिक कारण भी देखेंगे तो सबसे पहले रंग का भेदभाव किया जाता था। एक प्रथा थी जो कि भारतीय लोग जो थे समुद्र को नहीं पार करते थे। समुद्र को पार करना अपशकुन माना जाता था। एक नई नीति ला दी जिसमें भारतीय सैनिक को जो थे समुद्र पार करके जो समुद्र पार करके भी मतलब लड़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। और जब वो समुद्र पार करके जब आते थे तो उनको समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। तुमने समुद्र पार किया, तुम जो क्या भारतीय समाज में, सॉरी, उस समय के समाज में बैठने के तुम वो नहीं हो।
और उसी का 1813 में एक और भी चीज हुआ, मतलब ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति दे दी। जो लोग दूसरी बात, तरह तरह के लुभावना दिया गया, से जो ईसाई धर्म को अपना लेगा उसको बहुत सारे चीजों को लाभ दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता था ना, किसी वजह से समाज के लोगों के द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, तो ब्रिटिश ने एक नीति लेकर आया था, जो लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे उनको संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इनसे भी बहुत अधिक सामाजिक व्याप्त मतलब उत्पन्न हुआ। तो ये सारे के सारे सामाजिक धार्मिक कारण भी आएंगे। कंपनी के शासन विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक, ठीक है, अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है। अमानुषिक, मतलब मानव के मानव में समान व्यवहार होना चाहिए। काले और गोरों का भेद को स्पष्ट रूप से उभरने लगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाना लगा। और मतलब यहाँ पे ब्रिटिश जो समझते थे, ठीक है, ब्रिटिश का कहना था कि भाई साहब, भारतीय जो असभ्य है, हम क्या है, सभ्य है, और हमारा कर्तव्य क्या बनता है, समय यहाँ के असभ्य जाति को मतलब क्या करे, तो सभ्य बनाए। मतलब हमें क्या समझते थे, असभ्य समझते थे, अपने आप को सिविल समझते थे, और वो समझते थे से हम सभ्य है और इनको असभ्य, इनको सभ्य बनाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, और हम उपकार कर रहे हैं इनको सभ्य बना के, ठीक है। भारत में समाज में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा की भावना बहुत अधिक बढ़ गई। हालांकि उनके रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार ने भारतीय व्यक्ति के सामाजिक मान्यताओं में अंतर था। अपने सामाजिक जीवन में वह अंग्रेजों के प्रभाव स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों ने खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों के हीन समझने की भावना से भारतीयों को क्रांति की प्रेरणा प्रदान की। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीयों पर धार्मिक दृष्टि से भी कुठारघात किया था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का अधिकार बनाया गया। जो कोई भी भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता था, जो कोई भारतीय ईसाई धर्म अपना लेता था, उनकी पदोन्नति की जाती थी। अब योग्यता का आधार नहीं बनाया गया, और जो ईसाई धर्म अपना लेता था उसको पदोन्नति किया जाता था। जबकि भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था, ठीक है। और मतलब जो टीकी वगैरह जो रखते थे, जो कि हमारा परंपरा था, तो उनको पीगटेल कहा जाता, सुअर की पूंछ कहा जाता था। काफी अधिक ऐसे मतलब पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी मतलब अटैक किए जाते थे, जो कि धर्म के मतलब क्या था, खिलाफ थे। और उस समय समाज जो था धर्म के प्रति काफी अधिक मतलब सजग समाज था। आगे चल के आप देखोगे तो भारतीयों को तिलक लगाने के मतलब परमिशन से बैन कर दिया था, तिलक नहीं लगा सकते हो। हाथ में और गला में पहनने के जैसे होता है ना, हम लोग हाथ में बांध लेते, पूजा वगैरह होता, तो उस सबको भी प्रतिबंधित किया गया। तो इनसे मतलब लोगों में धार्मिक तौर पर भी देखा जाए तो काफी अधिक मतलब क्या था, क्षुब्ध था, ठीक है, ब्रिटिश के प्रति। इसने भारतीय जनसाधारण के बीच अंग्रेजों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न हो गई। फिर ईसाई धर्म का इतना अधिक प्रचार किया गया कि भारतीयों को संदेह होने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म का सर्वनाश करना चाहते हैं। क्योंकि 1813 में मतलब क्या आया था, ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जब वो लोग व्यापक तौर पे मतलब क्या करने लगे, कन्वर्जन करवाने लगे, ठीक है। तो इनसे मतलब भारतीयों को मतलब ये मिला कि भाई साहब, ये कहीं ना कहीं जो है सो मतलब क्या है, हमारे धर्म को ही मतलब भ्रष्ट कर देंगे, सर्वनाश हो जाएगा हमारे रिलीजन का, ठीक है। परिणाम स्वरूप भारतवासी अंग्रेजों को धर्मद्रोही समझकर देश से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगे। और 1857 में ईस्वी में जब मौका मिला, तब हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रहार किया। अब इससे केवल एक धर्म प्रभावित नहीं था, जितना हिंदू था उतना ही इस्लाम भी प्रभावित था। इससे प्रभावित हिंदू में पंडित भी थे और उधर मौलाना भी था, ठीक है। तो दोनों धर्म के ऊपर बराबर थे। 1857 की क्रांति की सबसे अच्छी बात की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता। इस क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को एकदम सूत्रधार के रूप में देखा जाता। बोलोगे क्या, तो मतलब राष्ट्रीय स्तर का नेता मतलब बहादुर शाह जफर को चुना गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और उसके मतलब सेना, उसके अपने आप को मतलब उसका गवर्नर अपने आप को कौन नियुक्त कर लिया, तो इधर आप चले जाए, क्या नाम है इनका, कानपुर वाले नाना साहब। नाना साहब ने अपने आप को गवर्नर नियुक्त किया। तो दोनों हिंदू मुस्लिम का दोनों सेंटर बन गया। लेकिन यहाँ पे मुस्लिमों ने यहाँ पे मतलब एक चाल बहुत ज्यादा चल दी, किसने, ब्रिटिश ने। उसने इसमें सिख को अलग कर दिया। अगर 1857 के क्रांति में अगर सिख समुदाय अगर ब्रिटिश को अगर सपोर्ट नहीं करती, तो बहुत बड़ा एज आपको मिलता। अब बोलोगे सर, सिख ने ब्रिटिश को क्यों सपोर्ट किया, तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति में, ठीक है, मुख्यतः जो राष्ट्रीय नेता जो थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुना गया, जो कि मुगल थे। कहा जाता है 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा जो कमजोर कड़ी कौन साबित हुआ था, बहादुर शाह जफर द्वितीय ही साबित हुआ। रीजन क्या था, यहाँ पे अंग्रेजों ने
ठीक है। जब यहाँ पे दिल्ली पे जब कब्जा हो गया 11 मई 1857 के दिल्ली पे जब कब्जा हुआ, तो वहां पे एक ब्रिटिश अधिकारी जो उसने बहुत ही व्यापक भाषण दिया और सिख सैनिकों को उकसाया। क्या कह के उकसाया? से देखो देखो देखो, ये भारत है, फिर से यहाँ पे मुगलिया शासन को स्थापित करना चाहता। तुम लोग भूल गए थे तुम्हारे गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाने वाले कौन थे? मुगल थे। अगर मुगल शासक हमारे जाने के बाद फिर से मतलब सत्ता में आती, मजबूत हो जाती है, तो फिर सिखों का मतलब क्या जाए? कत्लेआम किया जाएगा। सिखों को मतलब काफी बुरा लगा। सर ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगर हमारे तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई, तो इनका हत्या तो कहीं ना कहीं मुगल ही करवाया। उन्होंने देखा से मतलब सभी लोग ना मुगल को नेता मान रहे, मुगल सत्ता इसका मजबूत हो जाएगा। उन्होंने मतलब क्या किया, एकदम मतलब गाजर मूली की तरह, मतलब भारतीय भारतीय सेना कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हिंदू को कम, जो मुस्लिम सेना जो थे उनको गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। ठीक है। और इस तरीके से मतलब सिखों को मतलब बहुत ही मतलब एक तरह से एज मिला ब्रिटिश को, और उन्होंने मतलब दिल्ली को मतलब 1 से 2 दिन के अंदर में ही मतलब फ्री करवा लिया। ठीक है। रीजन क्या था? सिख सेना था, जो कि उसने धर्म के सहारा लेके यहाँ पे, तो सबसे पहले डू एंड डिवाइड का सबसे पहले कारण, भले मार्ले मिंटो सुधार में आप लोग 1909 में कहते हैं, लेकिन सबसे पहले कारण आप देखोगे तो सबसे पहले आपको 1857 के क्रांति में ही आपको देखने को मिला, जहाँ पे सिखों को भड़काया गया था। ठीक है। आई थिंक इसमें लिखा भी होगा, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें इस चीज को लिखा गया है, सिख सेना ने किस तरीके से 1857 की क्रांति में, ठीक है, भारतीय सेना या फिर मतलब विद्रोही सेना, भारतीय सेना तो नहीं कहूंगा, विद्रोही सेना की किस तरीके से मदद किया। अब इसके पैरेलल में बाहरी घटनाएं भी चल रही थी। जैसे प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ। अफगान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करेंगे, तो उसको मतलब क्या बोला जाता है? मतलब विदेशी साम्राज्य का पलिया कहा जाता है। जाके कोई भी कहीं से भी जीत जाए, लेकिन अफगानिस्तान में जाके कोई आज तक नहीं जीता है। ब्रिटिश ने कोशिश किया, मुंह खानी पड़ी। अमेरिका ने कोशिश किया, मुंह खानी पड़ी। ठीक है। रूस ने कोशिश किया, मुंह खानी पड़ी। जितने भी औपनिवेशिक शक्तियां अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश किया, उनको बहुत स्थिति मतलब खराब हुई। ठीक है। अफगानिस्तान में हमेशा मतलब ब्रिटिश सारे, बाद में उन्होंने मतलब कौन सा नीति अपनाया? तो अफगानिस्तान से मतलब, ठीक है, कुशल निष्क्रियता के सिद्धांत आई थिंक कुछ कहते हैं, उसको अपनाया गया, जो कि अफगानिस्तान से दूरी बना के इन लोगों ने रखा, क्योंकि जान के अफगानिस्तान में जब भी जाता है हजारों की संख्या ब्रिटिश सेना मरती है, परिणाम कुछ भी निकल कर नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद 38 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध। पंजाब युद्ध 1845-49। ठीक है। पंजाब का कौन सा युद्ध? वही, ठीक है, जो 1849 में, ठीक है, क्या नाम है इनका, पंजाब राज्य को मतलब शिलिया अधिग्रहण वाला। कर लिया जाता है। शिलिया वाला वगैरह जो चला था। क्रीमिया के युद्ध की बात करेंगे, 1954 से लेकर 56 तक चला था, जिसमें अंग्रेजों को भारी हानि से प्रेरित हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे अंग्रेज जो है से अपराजय नहीं है, अंग्रेज को मतलब पराजय किया जा सकता, मतलब अंग्रेज ऐसा नहीं भाई साहब वो हमेशा जीतेगा ही, क्योंकि इन युद्ध में अंग्रेज कहीं कहीं पे हारे भी थे, जैसे अफगान वगैरह में हारे। ठीक है। और बाकी युद्ध में इनको काफी मतलब क्रीमिया के युद्ध में काफी इनको मतलब, क्रीमिया के युद्ध की बात करेंगे तो क्रीमिया के युद्ध मतलब 1854-56 में चला था। इसमें आप बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, तुर्की में कौन सा साम्राज्य था? ठीक है, ऑटोमन। कस्तुतुनी ऑटोमन और इंपायर था, उधर में रसिया के साथ हो रहा था। ठीक है। इसी युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में ही, ठीक है, लेडी विथ लैम्प का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। क्या नाम था इनका? ठीक है। इनको बोलते हैं लेडी विथ लैम्प। ठीक है। नर्स दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस रोजने। नाइटिंगेल। तो क्रीमियन नहीं, फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। क्रीमिया के युद्ध से ही उनका संबंध है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से इन युद्ध में कहीं कहीं अंग्रेज जो थे पराजय भी हुए थे। इनसे मतलब भारतीयों को मतलब क्या मिला? शक्ति मिला। तो अंग्रेज ऐसा नहीं से उनको हराया नहीं जा सकता, उनको हराया जा सकता है। ठीक है। इससे इस धारणा से उभरने का अवसर मिला कि अंग्रेज अपराजय नहीं है, मतलब ऐसा नहीं से कभी पराजित नहीं होंगे। भारत की क्रांतिकारियों के इस युग से नवीन आशा की प्रेरणा मिली, हम भी अंग्रेजों को देश से निकाल सकते हैं, इसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण थी, वो सिपाहियों के बीच में असंतोष था। और सिपाही के असंतोष के कारण कई कारणों से रहा, प्रशासनिक स्तर पे भी था, और धार्मिक स्तर पे तो बाद में तो तत्कालीन कारण निकल कर ही है। प्रशासनिक स्तर पे क्या कारण था, उसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल की सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। कौन कौन होता था? बंबई में भी, मद्रास में, बंगाल में, तीन को प्रेसिडेंसी था उस समय। तीनों प्रेसिडेंसी का अपना एक सेना मुख्यालय था। तीनों का मतलब क्या होता था? अलग सेना प्रमुख होता था। इनमें काम करने वाले जो थे, मुख्य रूप से भारतीय सैनिक होते होते, जो कि छोटे स्तर पे काम करने वाले जो थे। इस सेना ने ब्रिटिश सेना में अधिक सिपाही थे।
इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक सिपाही थे। वर्ष 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी सेना में अलग अलग क्षेत्रों में लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप बंगाल के सेना में देखोगे तो 2 लाख कितना था, 57,000 सिपाही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मतलब मुख्यतः भारतीय थे। जबकि मद्रास की बात करेंगे और बंबई की बात करेंगे, यहाँ पे विभिन्नता से पूर्ण थी, ठीक है। इनमें किसी एक क्षेत्र का लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग जो थे इसमें भरे हुए थे। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी सेना की भर्ती होने वाले सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के पश्चिमी क्षेत्रों में भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत थे। मतलब तीन जाति के लोग थे, भूमिहार थे, ब्राह्मण थे, राजपूत थे। मुख्यतः कहाँ के थे ये? मुख्यतः बंगाल हो गए, अवध हो गए, बिहार के इलाका जो हो गया, गंगा के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे थे। बाकी मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें, बंबई प्रेसिडेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेना जो थे भिन्न भिन्न जाति के लोग थे, विभिन्न विभिन्न हिस्सों से आए थे, ठीक है। उनमें समानता नहीं थी, लेकिन इनमें क्या थी, समानता थी। तीनों के तीनों उच्च जाति के सिपाही थे, धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग थे। कंपनी ने प्रारंभिक वर्षों में बंगाल की सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों का महत्व दिया जाता था शुरू दिनों में, परंतु 1840 के पश्चात कलकत्ता में आधुनिकता पसंद सरकार के आने के पश्चात सिपाहियों को अपनी जाति खोने की आशंका बढ़ गई। सेना में सिपाहियों को जातीय धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया। तो हाथों में कलेवा बांध लेते थे, चंदन लगाते थे, बड़ा सा टीकी रखते थे, इन सब पे मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया। 1856 में एक आदेश पारित किया कि जिसके अंतर्गत सभी भारतीय सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश जो थी विदेश में भी थी, जैसे अफ्रीका में हो गया, विभिन्न जगहों पे थी। मतलब कहते हैं नेवर सनसेट ऑफ ब्रिटिश इंपायर, ब्रिटिश साम्राज्य का कभी भी सूरज अंत नहीं होता था। दुनिया के लगभग 40% हिस्से पे मतलब इसने अपना साम्राज्य को स्थापित कर रखा था, ठीक है। तो उनको मतलब कुछ समय के लिए, समझे, डेपोटेशन जैसा शब्द प्रयोग होता है, सिविल सर्विस को कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अधीन काम करना पड़ता था। जस्ट लाइक उसको समझ सकते हैं, जो भी भारतीय सैनिक जो थे उनको कुछ समय के लिए विदेशों में काम करना पड़ता था। अब विदेश में काम करने के हेलीकॉप्टर तो अब उस समय फ्लाइट तो था नहीं, उनको जाना कैसे पड़ेगा, तो उस समुद्र को लांघना पड़ेगा। सिपाही धीरे धीरे सैन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से असंतुष्ट हो चुके थे। सेना का वेतन भी कम था, भारतीय सैनिक का वेतन मात्र 7 रुपये प्रति माह था। अवध और पंजाब जीतने के पश्चात सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया। एनफील्ड बंदूक के बारे में फैली अफवाहों ने सिपाहियों की आशंका को अधिक बढ़ा दिया है। कंपनी उनकी धर्म और जाति परिवर्तन करना चाहती थी। एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल थी, नई राइफल थी, आधुनिक राइफल थी। पहले उसकी जगह पे ब्राउन बैग चलता था, तो ब्राउन बैग की जगह पे एक नया राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है। ब्राउन बैग का नाम याद रखिएगा, उसी के जगह पे आया था, इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। अंततः ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह की बात करें, सबसे पहले बंगाल में 1764 में बेंगोल विद्रोह होता है। बेलोर का विद्रोह कई बार पूछा जाता है, बेलोर की बात करेंगे, ठीक है। 1806 में विद्रोह है बेलोर का विद्रोह। ये टीपू का पुत्र जो था जेल में बंद था, ठीक है। टीपू का पुत्र को ब्रिटिश जो था जेल में बंद करके रखा था, तो टीपू के पुत्र जो थे जेल में, ठीक है, कुछ भारतीय सैनिकों का मतलब भड़का देते हैं, ठीक है। कर्नाटक का बेलोर, कर्नाटक का विद्रोह है ये, ठीक है। वहां पे जातिगत चिन्ह लगाने को लेकर, ठीक है, टीपू के पुत्र जो थे भड़काने में काम होता है, जातिगत चिन्ह लगाने से, चंदन वगैरह लगाने से मना किया गया था भारतीय सिपाहियों को। तो टीपू ने भड़काया, टीपू के पुत्र ने, नहीं, एक दिन के लिए अपने पिता का नाम उन लोगों ने उच्च कर दिया था, ठीक है। और उसी के उन्हीं के भड़काने की वजह से बेलोर का मतलब सिपाही विद्रोह होता, जो कि 1806 में था, ठीक है। बैरकपुर 1825 में ऑलरेडी पहले भी विद्रोह हो चुका था। अफगान युद्ध की बात करें 1838-42 के दौरान, एक लंबा इतिहास है जिसने जिसमें से ये कुछ है। अफवाह क्या उठी थी, तो इस समय एक अफवाह फैली कि कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्षों के बाद समाप्त हुआ था। जो कहानी मैंने आपको पहले सुनाया, तो उस समय एक तांत्रिक की कह लीजिए, फिर पंडित ने भविष्यवाणी किया था, तो कंपनी के शासन 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। लोगों के मन में यह विश्वास था 1857 में किसी न किसी तरीके से इनका शासन तो समाप्त होना ही है, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी कर दी की जा चुकी है। चपतिया और कमल के पुल भारत के अनेक भागों में व्यतीत होने के कारण ये मतलब क्या था, विद्रोह के लक्षण थे। चपाती, चपाती समझते हैं, रोटी, और कमल, ठीक है, ये विद्रोह का प्रतीक बना था। अगर पूछे 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो कमल और मतलब क्या था, रोटी जो था विद्रोह का प्रतीक था। अनेक भागों में मतलब व्यतीत होने लगे, ये आने वाले विद्रोह के मतलब क्या थे, लक्षण थे। यही मतलब क्या बना, प्रतीक बना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो और भी पढ़ाऊं कि रहने दो, विद्रोह के प्रारंभ में विस्तार कल पढ़ाऊंगा, कि पढ़ा दे? छोड़ दीजिए सर। छोड़ दे?
कल के क्लास में हम एक्सटेंशन करते हैं। विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार पढ़कर आएंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है।